जी सभी को नमस्कार, सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष शंकर एक बार फिर पुनः चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज एक नए विषय पर अपना चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ। शिक्षक विषय पर ही आज मैं अपना चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ। राधा कृष्ण ने एक लाइन लिखी थी कि जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को, समझ रहे हैं, जिस मनुष्य के अंदर सहन क्षमता कम हो वो कदापि शिक्षक न बने। शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापक के क्षेत्र में उसको आने का कोई मतलब ही नहीं है जिसके अंदर सहन क्षमता नहीं है, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। अगर आप लोग पैसे कमाने के लिए ही आ रहे हैं तो बहुत सारे क्षेत्र खुले हैं, आप वहाँ पैसे कमा लीजिए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अध्यापक न बनिए। बहुत त्याग है, बहुत बड़ी तपस्या है। इसी त्याग तपस्या के कारण ही अध्यापकों को, शिक्षकों को ये समाज भगवान से बढ़ के दर्जा प्रदान किया है। कृपया उस दर्जे को कलंकित न करें, उस पद को कलंकित न करें, ये जान लीजिए। आज मैं देख रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं उसमें से करीब करीब देखा जाए तो 80% संस्थाओं में, हमें नहीं कह रहे हैं नो क्लैपिंग विथ वन हैंड, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लेकिन यहाँ पर अध्यापक और प्रबंधक दोनों विशेष इस बात पे दोनों जोर दें कि एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, लेकिन दोनों लोग मिलकर के इन बच्चों का भविष्य न खराब करें। आप शिक्षक बनने चले आए, इंटरव्यू लिया गया, हालांकि सब अध्यापक ऐसे नहीं हैं, लेकिन 20% अध्यापक ऐसे हर संस्थाओं में हैं जिनके वजह से आज 80% अध्यापकों का सम्मान खत्म होता जा रहा है, बच्चों का भविष्य खतरे में है, संस्थाएं दिन प्रतिदिन अवनत कर रही हैं, उन्नत नहीं कर रही हैं। केवल 20% ऐसे अध्यापक हैं जिनकी वजह से अध्यापक का पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिन प्रतिदिन दूसरे की नज़र में, समाज की नज़र में गिरता चला जा रहा है। जैसे पहला पॉइंट आपको बता रहा हूँ, प्रबंधक ने, मैनेजर ने वांट निकाली, आप लोग आए, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया, आपने कल से पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या कभी आपने सोचा है कि आपको एक क्लास टीचर बना दिया गया है? अगर आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, 1 महीने पढ़ाए, 2 महीने पढ़ाए, जब आपकी नियुक्ति होती है तो आप प्रबंधक से, आपके बीच जो भी वार्तालाप होती है, दोनों के बीच में आप संतुष्ट होते हैं। वेतन से लेकर के और विद्यालय के जितने भी संस्था के रूल होते हैं, सारे रूल आपको बताए जाते हैं और सारे रूल सोच समझ करके तब आप तैयार होते हैं काम करने के लिए, और प्रबंधक तैयार होता है आपसे काम लेने के लिए। 1 महीने 2 महीने बीतता है, उसके बाद किसी भी पॉइंट को लेकर के आपके दोनों के बीच में या स्टाफ के बीच में या बच्चों से किसी भी प्रकार के अगर आपके अंदर आपको लेकर के वाद विवाद होता है, पहला वाक्य आपके मुंह से निकलता है, सर मैं कल से विद्यालय नहीं आऊँगा। मैं बार बार आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये वाक्य बोलना बंद कर दीजिए। क्या कभी आपने सोचा है कि आप कोई इलेक्ट्रिक स्विच है क्या कि जब मन तब ऑन कर दिया, जब मन तब ऑफ कर दिया? आपने तो कहा कल से हम नहीं आएंगे, और जो 40 बच्चे आपके बल पे रखा गया है उसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है। उन 40 बच्चों का भविष्य किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। कभी उस 40 बच्चों के बारे में आपने सोचा कि आप क्या कर रहे हैं?
क्या उस 40 बच्चों में अगर एक बच्चा आपका होता और पढ़ाने वाला अध्यापक हम कल से नहीं आएंगे? अध्यापक, कोई भी प्रबंधक अपने जेब में नहीं रखकर घूम रहा है कि आप कहे हम कल से नहीं आएंगे और प्रबंधक महोदय ने तुरंत निकाल के लगा दिया कल से जाओ तुम पढ़ाओ। समय लगता है, और जितना समय लगेगा, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, आपका सब्जेक्ट, आपके क्लास के बच्चे उस 15 दिन तक बैठे रहेंगे। तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न कीजिए। कुछ भी समस्याएं हो जाएं, कितना भी झगड़ा हो जाए, अगर मैनेजर आपसे बड़ा भी है, हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन आपके वाद विवाद या आपका वाद विवाद अध्यापक में हो जाए, आपका वाद विवाद बच्चे से हो जाए, या बाद में आपको विद्यालय की कार्यशैली आपको समझ में ना आती हो, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप प्यार से जाइए अपने प्रबंधक जी से मिलिए और उनसे लिखित रूप में एप्लीकेशन उनको दे दीजिए कि मेरे गुरुजी या जो भी उनको आप कहते हो, आपसे निवेदन करता हूं कि आपके अध्यापक का कार्य व्यवहार, आपके बच्चों का कार्य व्यवहार, या आपका कार्य व्यवहार, या आपके विद्यालय में बनाई हुई जो नियम कानून है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम इस सेशन को तो कंप्लीट करते हैं, अगले सेशन में आप अपनी व्यवस्था मेरे स्थान पर कर लीजिएगा और सेशन कंप्लीट कीजिए। सत्र कंप्लीट करने के बाद आप संस्था छोड़ दीजिए, आप अपने अनुसार कहीं और ढूंढ लीजिए, लेकिन उन बच्चों के साथ गलत ना कीजिए, उस संस्था के साथ गलत ना कीजिए। अगर प्रबंधक गलत करता है उसको आप तो अपना दुश्मन मान लीजिए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत विचारधाराएं, इसके वजह से किसी संस्था को, किसी बच्चे की संस्था में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब मत कीजिए। ये अच्छी बात नहीं है। आप गुरु हैं। एक डॉक्टर अगर गड़बड़ करता है, उसके एक लापरवाही से हजारों बच्चों की, हजारों व्यक्तियों की जान जा सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। एक इंजीनियर के लापरवाही से हजारों पुल का निर्माण गड़बड़ हो सकता है, लेकिन एक अध्यापक के लापरवाही से हजारों जान नहीं, हजारों छात्र नहीं, बल्कि पता नहीं कितने घरों की कितनी पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। ये कभी आपने नहीं सोचा है। और ऐसा करने से अगर आप ये सोचें कि हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये भूल जाइए। किसी बच्चे के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, किसी बच्चे की ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, ये जीवन एक चक्र है, ये घूम के आपके ऊपर ही आएगा। आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा, आपके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होगा, तब आपको पता चलेगा कि हमने भी किसी ज़िंदगी के साथ खेला था। तो मेरे शिक्षक बंधु, ऐसा कदाप ना करें। कोई भी समस्या हो, अगर आपको लगता है हम सेशन नहीं पार कर पाएंगे, तो भी आप 2 महीने का समय दे दीजिए कि आप 2 महीने के अंदर अपने अध्यापक की व्यवस्था कर लीजिए। हम आपके संस्था में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुरंत संस्था छोड़ने के लिए कभी ना कहें, और मत छोड़िए। आप अध्यापक हैं, अध्यापक की गरिमा बना के रखिए। आप जैसे लोगों की वजह से आज अध्यापक का सम्मान समाज में गिरता चला जा रहा है। ये न कीजिए। आप उस सरकारी अध्यापक के ऊपर मत जाइए। क्षमा कीजिएगा, मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, उनसे मैं भी एक बार निवेदन करना चाहता हूं
बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन ये दर्द है किससे कहूँगा साहब, क्योंकि आप भूल गए अपने पद को, आप भूल गए अपनी प्रतिष्ठा को, आप भूल गए अपनी जिम्मेदारियों को। जहां तक हमने अनुभव किया है, हमें पता चला है, हमें सूचना है, हालांकि हो सकता है सूचनाएं कम हो, सीमित हो, उसके लिए बार बार क्षमा चाहूँगा, लेकिन प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा तक जितने शिक्षक काम कर रहे हैं, मिनिमम 1500 रुपये प्रतिदिन, मिनिमम 1500 रुपये प्रतिदिन, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जो प्राथमिक विद्यालयों के 6 घंटे लिया जा रहा है, उस 6 घंटे का आपको 1500 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, जो उच्च शिक्षा में है, डिग्री कॉलेज में है, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए रख लिया जाए, अगर राउंड फिगर में 2.5 लाख रुपए उनको पर मंथ सैलरी मिल रही है, मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि जो उच्च शिक्षा में है, अगर 2.5 लाख रुपए ही उनका राउंड फिगर में उनका वेतनमान होगा, तो करीब 8 तिरिक 24, 8,000 उनका देखा जाए तो 8,000 रुपये प्रतिदिन वो पा रहे हैं। 8,000 रुपये प्रतिदिन उनको सैलरी मिल रही है। 8200 होगा, 8300 आएगा, एग्जैक्ट जो भी आता होगा, लेकिन राउंड फिगर में हम कहें 8,000 रुपये आपको मिल रही है। एक बार सोचिए साहब, ऐसा नहीं कि सरकार आपको फ्री दे रही है, आप उसके योग्य हैं। भगवान के नजर में आपके अंदर वो योग्यता थी, तब ईश्वर आपको उस पद पे बैठाया है। आप उस योग्य थे, आपने अपने आप, भगवान के नजर में आपके अंदर वो योग्यता थी, तब ईश्वर आपको उस पद पे बैठाया है। आप उस योग्य थे, आपने अपने आप को उस योग्य बनाया, उस काबिल बनाया। भगवान को भी लगा कि ये उस योग्य है, तब उस पद पे आप बैठ पाए हैं ना। इस बेरोजगारी में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ जरूर कमियां रही होंगी, चाहे वो व्यक्तिगत कमी से, चाहे वो सरकार के तंत्र के कमी से, जिस भी कमी से उस सीट पे वो नहीं बैठ पाए। और अगर आज भगवान ने आपको वो पद, वो प्रतिष्ठा दिया है, तो उसका मिसयूज न कीजिए। कुछ लोग जाते हैं केवल दस्तखत बनाने, कुछ लोग जाते हैं, अरे सोचिए डिग्री कॉलेज में 2-4 पीरियड होगा। हम ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, एक बार चिंतन कीजिएगा साहब, क्या उस 8,000 रुपये जो पर डे आपको मिल रहा है, क्या उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं? अगर आप काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान आपका हमेशा भला करेगा। क्या वो जो 1500, 2000, 3000, 4000 पर डे आपको मिल रहा है 5-6 घंटे का, क्या उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं? कि आप कॉलेज में पहुंच गए, 4 लोगों के बीच बैठ करके किसी की सरकार बना रहे हैं, किसी की सरकार गिरा रहे हैं, मेयर कौन होगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। यह आप चिंतन कीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन सारी व्यवस्था जो आपको, हाँ सब कीजिए, सब जरूरी है। अपना परिवार देखिए, अपने रिश्तेदार को देखिए, अपने समाज को देखिए, लेकिन साथ साथ आप अपने क्लास की जिम्मेदारियों को देखिए। जिस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देकर के भगवान ने, सरकार ने, दोनों सरकार, इस धरातल पर चला रही सरकार, ऊपर बैठी सरकार, दोनों सरकार ने आपको उतना महत्वपूर्ण पद पे बैठाया था। कुछ सोच करके ऐसा ना करें
कि आने वाला भविष्य, आने वाले जीवन पे आज जो आप नहीं चिंतन कर पा रहे हैं, दोनों सरकार बैठ के आपके जीवन पर चिंतन करें कि ये उस योग्य है ही नहीं। अगर भगवान ने आपको पद प्रतिष्ठा दिया है तो उसको बचा के रखिए, उसके अनुसार आप काम कीजिए। हाँ, किसी दिन तबीयत खराब हो, काम मत कीजिए, मत जाइए कॉलेज, लेकिन जिस दिन जाइए उस दिन ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिए कि कम से कम कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे क्लासरूम में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे सिर्फ आपको देख के आ रहे हैं कि सर कॉलेज आए होंगे, मुझे पढ़ाएंगे। उस 100 बच्चों के भविष्य आपके हिसाब। काश कल्पना कीजिए कि 100 बच्चों में आपका भी एक बच्चा वहाँ बैठा हो, तब क्या आप यही करेंगे? अपने बच्चे के साथ यही करेंगे? नहीं करेंगे। तो दूसरे के बच्चे के भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? आपके क्लासरूम में बैठने वाला बच्चा, आपके क्लास में 100 बच्चों की संख्या में एक बच्चा होगा, लेकिन किसी परिवार की पूरी जिंदगी है। आपने एक बच्चे खराब नहीं किया है, आपने उस पूरे खानदान की पीढ़ी दर पीढ़ी, करीब 7 पीढ़ी को खराब कर दिया है। एक लाइन बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि लोग कहते हैं कि जिस घर का लड़का यूपीएससी क्वालिफाई करके सिविल सर्विस में चला गया, डीएम बन गया, उसका 7 पीढ़ी तर जाता है। कल्पना कीजिए, अगर एक लड़के के डीएम बन जाने से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो एक बच्चे के बिगड़ जाने से कितनी पीढ़ी नुकसान हुआ। और किसके वजह से बिगड़ा है? आपके वजह से। आप अपना कर्तव्य कीजिए, उसके बाद बिगड़ता है वो जाने। भगवान के यहां से आप के ऊपर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगा है। आप अपने कर्तव्यों को अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि आप मत भूलें, जिस सीट पे बैठे हैं उस सीट पे बैठने के लिए कितनी लाइन लगी हुई है। उस भीड़ में, उस क्राउड को से निकाल के आपको बाहर लाया गया है। लाखों, अरबों तारों के बीच से एक चमकता हुआ सूर्य आपको निकाला गया है, एक चमकता हुआ चंद्रमा आपको निकाला गया है। आप उनसे अलग हैं, आपको उनसे अलग माना गया है, फिर अपनी गरिमा को क्यों खो रहे हैं साहब? क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आपके जाने के बाद कहते रहिए इनकी चर्चा ना करो, कभी क्लासरूम में ये नहीं गए? क्यों ऐसा कहलवा रहे हैं? अध्यापक के अंदर वो क्षमता होती है, जिसको चाहे उसको पलट दे, जिसको चाहे। अगर भगवान के बाद और भगवान से बड़ी ही कह दें, उनसे भी अधिक किसी के पास शक्ति है तो सिर्फ अध्यापक के अंदर है, सिर्फ शिक्षकों के अंदर है। आप मत भूलिए, कभी भी मत भूलिए, आप एक शिक्षक हैं। इतना आसान नहीं है शिक्षक बनना, बहुत त्याग करना पड़ता है। लेकिन अपने कर्मों से ऐसा ना कीजिए कि आपके कर्मों की वजह से आप भी ना पूजे जाएं और पूरी शिक्षक पीढ़ी ही खराब हो जाए। ब्रह्मा जी भी भगवान थे, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। एक कर्म साहब, एक कर्म, उन्होंने एक कर्म ऐसा कर दिया कि जिस सृष्टि की रचना की है उसी सृष्टि में निवास करने वाला, रहने वाला एक एक प्राणी, एक एक मानव उनकी पूजा नहीं करना चाहता है। ये होता है आपका कर्म।
अपना कर्म बनाइए, अच्छे कर्म कीजिए, भूलिए मत, आपके कर्मों की सजा यही मिलेगी। ये बकवास है जो कह रहे हैं कि ऊपर मिलती है बाद में मिलती है, यही मिलती है। बस भगवान करता क्या है, बताता नहीं कि किस कर्म की सजा आज आपको मिल रही है, कहता करो एहसास। कहा था भगवान मानने की चीज है, जानने की चीज नहीं है। भगवान को जाना नहीं जाता है, माना जाता है। आप एक अध्यापक हैं, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी महिमा को आज तक ईश्वर भी नहीं समझ सकता है। एक अध्यापक अपने आप पे आ जाए बस। तो बस मेरा आपसे एक यही निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी अध्यापकों से निवेदन है कि अपने पद को समझिए कि आप किस पद पे बैठाए गए हैं, उस पद के अनुसार उसकी गरिमा बनाए रखिए, उसके अनुसार काम कीजिए और हर एक बच्चे के पास जाइए। क्लास में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, क्लास में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। क्लास का जो मीनिंग है, जो स्पेलिंग है उसी बना है, सी फॉर क्लेवर। आपकी क्लास में क्लेवर बच्चे भी होंगे। एल फॉर लेबोरियस, आपके क्लास में लेबोरियस बच्चे भी होंगे। और ASS, मतलब गधे, आपके क्लास में गधे भी होंगे। लेकिन साहब आपको ये नहीं करना है कि आप क्लेवर बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, उनके निकट ज़्यादा रहिए, आप लेबोरियस बच्चों पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। और ASS माने गधे जो बच्चे हैं उनको ये मान लीजिए तो पहले से गधे हैं, उन पे ध्यान कम दीजिए। नहीं, अध्यापक के पास एक नज़र होनी चाहिए, सबके पास जाइए, सब पर बराबर ध्यान दीजिए। कभी ऐसे बच्चों को इग्नोर मत कीजिए जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से, वैचारिक रूप से मंद हो। हर कोई गलत काम करने से पहले एक बार क्यों नहीं सोचते हो अपने आप से, काश ASS गधे वाले बच्चों के भीड़ में आपका एक बच्चा होता तो? अगर आपका बच्चा उस वाले ग्रुप में होता तो क्या करते आप? छोड़ देते? अगर शारीरिक रूप से आपका बच्चा विकलांग होता तो क्या करते आप? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। ऐसे उनके पास जाइए। कहा जाता है बच्चे भगवान के रूप हैं, तो साथ साथ आपको भगवान का दर्शन हो रहा है, आप भगवान का भविष्य बना रहे हैं। कौन कहता है आप हल्के हैं? अगर बच्चे भगवान का भविष्य हैं, बच्चे भगवान का रूप हैं, तो आप उन भगवान का भविष्य बना रहे हैं। आपसे बढ़कर कौन है साहब? लेकिन अपनी गरिमा को आप नहीं याद कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि मैं अध्यापक हूं। चाहो तो निर्माण करो, चाहे तो प्रलय ला दो, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप निर्माण में सहयोग कीजिए, प्रलय लाने में नहीं। जो मजा किसी के निर्माण में है वो मजा प्रलय में नहीं है। हाँ, बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि आपके अंदर ही ऐसी क्षमता है। आप ही उस ब्लड ग्रुप के हैं जो सर्वग्राही है। सबको ग्रहण कीजिए। समाज क्या करिए सुन लीजिए, मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। मैनेजर तो एक माध्यम है, प्रबंधक एक माध्यम है। आपको तो सुनहरा अवसर भगवान ने दिया है,
कि इनकी जिंदगी का निर्माण कीजिए। उन्हीं से 4 पैसे फीस लेकर के, प्रबंधक का अर्थ ही है प्रबंध करना। उसने बिल्डिंग बना दिया है, सारी व्यवस्था दे दिया है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, 4 पैसे फीस ले रहा है, कम पड़ रहा है अपनी जेब से दे रहा है, आपको 4 पैसे वेतन दे रहा है। वो तो एक माध्यम है, उसका क्या दोष है? लेकिन जरा आप खुद चिंतन कीजिए कि आपको भगवान ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कितने खानदान के, कितने परिवार के भविष्य का निर्माण आपके हाथ में दे दिया है। किसी के हाथ में नहीं है। टाटा बिरला बनना बहुत आसान है, धन से बड़ा होना बहुत आसान है, विचार से बड़ा होना आसान नहीं है। यह अध्यापक ही सिखा सकता है कि आपको कैसे पहनना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कहाँ पर उठना है, कहाँ पर बैठना है। सारी जानकारी आपको एक जगह मिलती है, वह अध्यापक। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, आज के बाद जिस भी संस्था में आप पढ़ा रहे हैं, जिस भी संस्था से आप जुड़े हुए हैं, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, वेतन कम दे रहे हैं कोई बात नहीं। अगर किसी विद्यालय से आप जुड़ चुके हैं, आपको लगता है कि जितना आप मेहनत करते हैं वहाँ को उसके अनुसार पैसा कम मिलता है, कोई बात नहीं। आपके अंदर क्षमता है ना, तभी तो आप पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, आप पढ़ाइए। मैं वादा करता हूं कि उस विद्यालय से, उस संस्था से अगर आपको 500 रुपए मिलते हैं तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईश्वर की विचारधारा है। उस 500 रुपए में भी आपका परिवार खुशहाली से व्यतीत होगा, आपका परिवार खुशमय जीवन व्यतीत करेगा। उस 500 रुपए में ही अगर नेक ईमानदारी से, परिश्रम से आप उन बच्चों की सेवा कर रहे हैं, उन बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, तो जितना पैसा उस संस्थान से आप पा रहे हैं उसी में आपकी सारी व्यवस्था चलेगी। अब आपका परिवार बहुत हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा होगा। और अनैतिक रूप से आने वाला लाखों रुपए पर डे आपकी एक इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाएगा कि रात में अच्छे से आपको नींद दिला दे। और तो छोड़ो, अनैतिक रूप से 1 लाख रुपए पर मंथ पर डे कमाने वाला इंसान एक इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता है कि लाओ शांति भर से हम सुकून से पूरी रात सो लें, क्योंकि उसका धन अनैतिक है। और नैतिक रूप से, परिश्रम से अगर आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं उससे आपकी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। ऐसा सीसीटीवी कैमरा लगा है, विथ वॉइस रिकॉर्डर लगा है, वो सब देखता है साहब, सब रिकॉर्ड होता है वहां ऊपर। आपको वही रिकॉर्डिंग सुनाएगा ऊपर, वीडियो रिकॉर्डिंग भी। क्यों? इतने बड़े पोस्ट पहुंचा तो यह आपने काम किया था। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो संस्था के साथ, उस बच्चों के साथ, प्रबंधक के साथ, समाज के साथ जितना आप कर पाइए नेक ईमानदारी से आप कीजिए। मत भूलिए कि आप एक अध्यापक हैं। अध्यापक मतलब सरकारी अध्यापक नहीं, सरकारी अध्यापक की भी टाइटल अध्यापक लगी है, प्राइवेट शिक्षक की भी लगी है टाइटल अध्यापक की। क्या अंतर है? अगर वेतन को हटा दिया जाए और अंतर बताइए जरा साहब। हम तो ये देखते हैं कि जितनी व्यवस्थित जीवन प्राइवेट सेक्टर में रहने वाला अध्यापक जी रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर अध्यापक नहीं जी पा रहा है। शाम मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, ऐसे ऐसे भी अध्यापक हैं सरकारी, सब नहीं है।
और प्राइवेट सेक्टर में नेक में करने वाला अध्यापक, नेक ईमानदारी से काम करने वाला अध्यापक 4 व्हीलर से भी चल रहा है, देख लीजिएगा। तो अंतर नहीं है, अंतर हम आप करके रखे हैं, तो उसको मत कीजिए। आप लोग अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए बहुत हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन ये शिक्षक के द्वारा हमें जो नज़र आया ये गलत है। सब नहीं है, मैं बार बार कहूँ, सारे अध्यापक ऐसे नहीं हैं, सारे अध्यापिका एक जैसे नहीं हैं। कुछ अध्यापक हमारे यहाँ ऐसे काम कर रहे हैं कि उन्होंने अपना ये विद्यालय अपना समझ के रखा है। सर रहे या ना रहे, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से चला रहे हैं। उन अध्यापकों के बल पर विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। वो भी तो अध्यापक हैं, लेकिन केवल साहब 20% अध्यापक हैं, 20%। उन्होंने समाज में अध्यापकों की कौम को दागी कर दिया है। और उसमें यही है कि आज वो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनको इतना पैसा देता हूँ, कल कोई मिल जाए, चाहे 500 रुपये आपका बढ़ा दे रहा हूँ, उनको उनके बच्चों की भविष्य नहीं नजर आ रही है। वो कल इस संस्थान को छोड़ के वहाँ चले गए। ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने 500 रुपये के लिए अपना व्यक्तिगत लाभ देखा, और जिन बच्चों को छोड़ के जा रहा उनका जीवन यापन कौन करेगा, उनका भविष्य कौन संवारेगा? बस यही जो काम है कि आज 500 वहाँ ज़्यादा पा रहा हूँ, आज वहाँ जा रहा हूँ, कल वहाँ भी उस संस्था के भी आप नहीं होंगे, उस प्रबंधक के साथ भी यही काम करेंगे। वहाँ से ही कोई 500 देगा, अगला चले गए, अगला कोई काम आपको किराया दे रहे हैं, वहाँ चले गए, यही करते फिरोगे। यही अध्यापक है साहब, यही अध्यापक हैं जो गलत किए हैं, यही बदनाम कर रहे हैं आपको। तो ऐसा कदाप न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए आशीष शंकर के ऐसे विचारों को, और इनका जो YouTube चैनल है सफ़र शून्य से शिखर तक, उस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिल करके सब्सक्राइब करवा दीजिए, लाइक करवा दीजिए, जिससे हम समाज में ऐसी कुरीतियाँ, ऐसे विचार जिसकी वजह से समाज को हानि पहुंच रही है, समाज की ऐसी आवाज़ हम उठाते रहें। इसी के लिए हम ये चैनल बनाए हैं, और ऐसे काम करते रहेंगे। देखा जाएगा जो कुछ होगा, वहीं भाई जो राम रच राखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।